तो आज हमारे हाथ नरेंद्र कठैतगी का लिखा एक कमाल का लेख लगा है। आहा, शीर्षक है कुलानंद घनशाला, गढ़वाली रंग कर्म के शिल्पी और सारथी। अच्छा। और ये लेख सिर्फ एक कलाकार की कहानी नहीं है, ये एक पूरे दौर की एक पूरी कला की कहानी है। बिल्कुल। हम इसी लेख के जरिए ये समझने की कोशिश करेंगे कि कुलानंद घनशाला को गढ़वाली रंगमंच की संपूर्ण कार्यशाला क्यों कहा जाता है। और इस सफर की शुरुआत आप यूँ समझिए एक बहुत ही खूबसूरत कल्पना से होती है। अच्छा। लेखक कहते हैं कि सोचिए, अगर शहरों के नाम कलाकारों पर रखे जाते तो देहरादून में जोगीवाला के पास एक बस स्टॉप का नाम होता नाटक वाला। नाटक वाला। और वो नाटक वाला पड़ाव कुलानंद घनशाला जी को समर्पित होता। वाह, क्या शानदार शुरुआत है। हाँ। तो चलिए इसी नाटक वाले पड़ाव से अपनी गाड़ी पकड़ते हैं और कुलानंद घनशाला जी की दुनिया की गहराई में उतरते हैं। लेखक नरेंद्र कठैत का ये रिश्ता घनशाला जी से कोई नया नहीं है, लगभग 30 साल पुराना है। हाँ, बहुत पुराना। तो ये सिर्फ एक विश्लेषण नहीं बल्कि मतलब यादों और अनुभवों का एक पिटारा है। बिल्कुल। और लेखक हमें सीधे 30 साल पीछे ले जाते हैं, साल 1993 में। 1993। उन्हें गढ़गाथा कला मंच के एक गढ़वाली हास्य व्यंग्य नाटक मन की बाघ के मंचन का न्योता मिला था। मन की बाघ। उस वक्त जैसा वो बताते हैं, नाटकों से उनका मन थोड़ा उचट सा गया था। हाँ, होता है कभी कभी, लेकिन फिर भी वो रिहर्सल देखने पहुंच गए। और वहाँ उन्होंने जो देखा उसने सब कुछ बदल दिया। कैसा था वो मंजर? लेख में उस पहली मुलाकात को बड़े खूबसूरती से बताया गया है। एक लंबी छरहरी कदकाठी का इंसान, सादे से कपड़ों में और नंगे पैर। नंगे पैर? हाँ, वो कोई कुर्सी पर बैठा हुआ बड़ा सा डायरेक्टर नहीं था। वो मंच पर मौजूद हर कलाकार के साथ घुल मिल गया था। अच्छा। अगर कोई कलाकार संवाद बोलने में अटकता तो वो खुद उसके हिस्से का संवाद बोलकर उसके भाव को जीकर उसे सिखा रहा था। वाह, मतलब वो सिर्फ कुर्सी पर बैठकर निर्देश नहीं दे रहे थे, बल्कि मंच पर उतरकर हर कलाकार की आवाज बन रहे थे। बिल्कुल, कोई तामझाम नहीं, कोई दिखावा नहीं। ये तो समर्पण का एक अलग स्तर है। इसीलिए लेखक ने उनमें संपूर्ण रंग कर्म की छवि देखी। एक ही इंसान में उन्हें लेखक, निर्देशक, अभिनेता और गुरु सब कुछ नजर आ गया। और फिर उन्हें पता चला, कुछ ही देर में उन्हें पता चला कि इस नाटक मन की बाघ के लेखक और निर्देशक दोनों यही शख्स हैं, कुलानंद घनशाला। मन की बाघ, ये नाम बड़ा अनोखा है। इसका मतलब क्या है? कुछ गहरा संकेत छुपा इसमें। हाँ, यहीं से घनशाला जी की कला की पहली झलक मिलती है। मन की बाघ का मतलब है इंसान रूपी बाघ। इंसान रूपी बाघ? ये उन लोगों पर एक तीखा व्यंग्य है जो समाज में इंसान का मुखौटा पहने घूमते हैं, लेकिन अंदर से बाघ जितने हिंसक और कपटी होते हैं। ओह, समझ गया। तो नाम से ही साफ है कि उनका थिएटर सिर्फ मनोरंजन के लिए नहीं था। नहीं, बिल्कुल नहीं। वो समाज को आईना दिखाने का एक जरिया था। मतलब पहले ही परिचय में लेखक को उनकी कला का मकसद और उनकी शख्सियत की सादगी दोनों का एहसास हो गया। बिल्कुल। तो ये साफ है कि उनके शब्द कागज पर ही जान डाल देते थे। लेख में उनकी कई और नाट्य कृतियों का भी जिक्र है। आस औलाद, अब के होलू, रंग छोड़। हाँ। लेखक कहते हैं कि इन्हें सिर्फ पढ़ने से ही ऐसा लगता है मानो मंच पर सब कुछ घट रहा हो। ये जादू कैसे होता था? ये जादू उनके लेखन की बारीकियों में छुपा है। इसकी कुछ खास वजह हैं जो लेखक ने बताई हैं। पहली, उनके संवाद। संवाद? वो सिर्फ बातचीत नहीं होते थे, बल्कि उनमें एक लय, एक संगीत होता था। शब्दों का चयन इतना सटीक होता था कि वो चरित्र के पूरे व्यक्तित्व को सामने रख देते थे। और दूसरी क्या खासियत थी? दूसरी खासियत थी लोक परंपराओं से गहरा जुड़ाव। उनके नाटक पढ़ते हुए ऐसा नहीं लगता कि आप कोई किताबी चीज पढ़ रहे हैं। ऐसा महसूस होता है जैसे आप गढ़वाल के किसी गांव के आंगन में बैठे हैं, जहां आसपास की जिंदगी अपनी पूरी सच्चाई के साथ मौजूद है। और संरचना, उसके बारे में क्या? वो तीसरी सबसे अहम बात है। वो लोक कला को शास्त्रीय अनुशासन के साथ जोड़ते थे। अंक विभाजन, दृश्य परिवर्तन, मंगलाचरण, ये सब उनके नाटकों को एक बहुत मजबूत ढांचा देते थे। भाषा का इस्तेमाल भी तो उनकी बड़ी ताकत रही होगी, जैसा कि मन की बाघ के उदाहरण से पता चलता है। उनकी सबसे बड़ी ताकत ही यही थी। वो अपनी भाषा, अपनी मिट्टी की महक को हर संवाद में जिंदा रखते थे। अच्छा। लोकोक्तियों, मुहावरों और लोकगीतों का इस्तेमाल इतना सहज और स्वाभाविक होता था कि लगता ही नहीं था कि उन्हें अलग से जोड़ा गया है। वो कहानी का हिस्सा बनकर आते थे।
मतलब भाषा एक नदी की तरह बहती थी। हाँ, बिल्कुल सही कहा, जो अपने साथ पहाड़ की मिट्टी, पत्ते और संगीत सब कुछ लेकर चलती थी। तो ये तो हुई लिखने की बात, लेकिन असली जादू तो तब होता है जब वो शब्द मंच पर जिंदा होते हैं। घनशाला जी इस जादू को कैसे रचते थे? ये एक बहुत ही दिलचस्प पहलू है। वो अपने स्क्रिप्ट में सिर्फ संवाद नहीं लिखते थे, तो फिर बल्कि ये भी बताते थे कि उस संवाद को किस हाव भाव, किस अंदाज के साथ मंच पर जीना है। लेखक ने कुछ उदाहरण दिए हैं। हाँ, बताइए। जैसे एक निर्देश है, लटुली बणौंद बणौंद। लटुली बणौंद बणौंद मतलब जूड़ा बनाते बनाते। अरे वाह, ये तो कमाल है ना? मतलब वो सिर्फ क्या बोलना है नहीं लिख रहे थे, हाँ। बल्कि एक किरदार उस पल में कैसे जी रहा है वो भी बता रहे थे। बिल्कुल। जोड़ा बनाते हुए संवाद बोलना, इससे एक बहुत ही घरेलू और स्वाभाविक तस्वीर बनती है। सही बात है। ऐसा लगता है जैसे हम किसी के घर के अंदर ही झांक रहे हैं। या फिर दूसरे निर्देश जैसे कंघी निकालकर, अचानक यानी अचानक, या फिर आंखा घुरे की यानी आंखें घुमाकर। हाँ, ये छोटे छोटे निर्देश दिखाते हैं कि वो अपनी लोक भाषा के हर उतार चढ़ाव और उसके साथ जुड़ी शारीरिक भाषा को कितनी गहराई से समझते थे। और उनके मंच के बारे में भी लेखक बताते हैं कि वो बहुत ही सादे होते थे। कोई भव्य सेट्स या चकाचौंध वाली लाइट्स नहीं, कुछ नहीं। अक्सर घर का आंगन या गांव का कोई साधारण सा हिस्सा होता था। और यही उनकी सबसे बड़ी खूबी थी। यही उनका दर्शन था। वो वास्तविकता दिखाने के लिए किसी बनावटी चीज का सहारा नहीं लेते थे, बल्कि रोजमर्रा की चीजों से एक जीती जागती दुनिया रच देते थे। जैसे कि लेख में इसकी एक लंबी सूची है, और वो सूची ही अपने आप में एक कहानी है। कैसी कहानी? उस सूची में है झोला, लालटेन, लोटा, डिब्बा, गागर, पतेलू, थकलू, डडलू, करछुलू, हुक्का, तंबाकू, ऐनक, टोपी, लाठी। अरे वाह! यहाँ तक कि दाल चैन यानी दाल चावल भी। मतलब ये चीजें सिर्फ प्रॉप्स नहीं थी। नहीं, ये एक पूरा सांस्कृतिक शब्दकोश था। जब मंच पर गागर या हुक्का दिखता है तो दर्शक सिर्फ एक वस्तु नहीं, बल्कि अपनी पूरी जिंदगी का एक हिस्सा देखता है। यही घनशाला जी की असली ताकत थी। उन्होंने थिएटर को अकेडमी के बंद कमरों से निकालकर लोगों के आंगन तक पहुंचा दिया। ये बात तो दिल को छू गई। मतलब उनका थिएटर दर्शकों से कहता था, ये तुम्हारी ही कहानी है, तुम्हारे ही घर की बात है। बिल्कुल। समय का भी वो इसी तरह ध्यान रखते थे। हाँ, हर छोटी बड़ी चीज का। कहानी सुबह की है तो स्क्रिप्ट में लिखा होता था सुबेर, शाम की है तो रुम का। दोपहरा और राती। हाँ, दोपहर के लिए दोपहरा और रात के लिए राती। ये सब मिलकर एक ऐसा यथार्थ रचते थे जिससे दर्शक तुरंत जुड़ जाता था। लेख में एक बहुत अच्छी बात कही गई है कि एक प्रतिभा कई प्रतिभाओं को जन्म देती है। ऐसा लगता है कि घनशाला जी सिर्फ नाटक नहीं रच रहे थे, वो कलाकार भी गढ़ रहे थे। हाँ, उनका गढ़गाथा कला मंच एक तरह की नर्सरी थी। और इसका सबसे बड़ा और सटीक उदाहरण है अभिनेता जगत रावत, जिन्हें आज हम कई बॉलीवुड फिल्मों और सीरियलों में देखते हैं। अच्छा, ये तो बहुत बड़ी बात है। लेख के अनुसार उन्होंने अपनी अभिनय यात्रा की शुरुआत इसी गढ़गाथा कला मंच से घनशाला जी के निर्देशन में की थी। एक गुरु के लिए इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है कि उनका शिष्य इतनी ऊंचाइयों तक पहुंचे। सही कहा। जगत रावत ने घनशाला जी से जो सीखा वो उनकी नींव बना। फिर वो भारतेंदु नाट्य अकादमी गए, NSD रेपर्टरी से जुड़े और आज एक स्थापित कलाकार हैं। बिल्कुल। लेख में जगत रावत का एक कथन भी है। वो कहते हैं, कुलानंद घनशाला जी की गढ़वाली नाटकों के क्षेत्र में बहुत बड़ी उपलब्धि रही है। और ये शब्द किसी बाहरी समीक्षक के नहीं है। नहीं, ये उस इंसान के हैं जिसने उस तपस्या को अपनी आंखों से देखा है और उसका हिस्सा रहा है। ये तो उनकी विरासत का एक जीता जागता सबूत है। लेखक का मानना है कि पिछले 3 दशकों में गढ़वाली रंगमंच पर घनशाला जी का प्रभाव हर जगह दिखता है। और उनका सबसे बड़ा हथियार था हास्य और व्यंग्य। हाँ, वो समाज की कड़वी सच्चाइयों को, पाखंड को, विसंगतियों को सीधे सीधे भाषण देकर नहीं बताते थे। वो हंसाते हंसाते लोगों को सोचने पर मजबूर कर देते थे। मुझे लेखक की एक बात बहुत अच्छी लगी, जहां वो कहते हैं कि घनशाला जी के औजार थे हास्य और व्यंग्य, लेकिन वो इन औजारों से सिर्फ हंसाते नहीं थे। वो इन औजारों से औषधि भी देते थे और सर्जरी भी करते थे। क्या कमाल की उपमाएं है ना? मतलब जहां जरूरत पड़ी उन्होंने समाज की छोटी मोटी बीमारियों का इलाज मीठी गोली यानी हास्य से किया। और जहां कोई बड़ा फोड़ा या कैंसर नजर आया, वहां उन्होंने व्यंग्य का तेज छुरा चलाकर उसकी सर्जरी करने से भी परहेज नहीं किया। औषधि भी और सर्जरी भी। वाह,
ये उनकी कला के मकसद को पूरी तरह साफ कर देता है। अब अगर हम उनके काम के विस्तार पर नजर डालें तो वो तो हैरान करने वाला है। प्रकाशित नाटकों के अलावा भी तो उन्होंने बहुत कुछ लिखा है। बहुत कुछ। उनकी कई अप्रकाशित लघु नाटिकाएं, गीत नाटिकाएं और एकांकी नाटक हैं। जैसे कि लेख में कुछ नाम हैं: उजियार, जखिया तखी, मेरू गौ, जन्मभूमि, चंद्र सिंह गढ़वाली। ये लिस्ट दिखाती है कि उनका लेखन किसी एक दायरे में बंधा नहीं था। हम कर रहे हैं वो क्या है? वो 51 गढ़वाली नाट्यकर्मियों के नाटकों का एक वृहद संग्रह तैयार कर रहे हैं। 51 नाट्यकर्मियों का संग्रह? ये अविश्वसनीय है। हाँ। मतलब वो सिर्फ अपनी रचनाएं नहीं बचा रहे, बल्कि पूरे गढ़वाली रंगमंच की विरासत को सहेजने का काम कर रहे हैं। बिल्कुल। वो एक रचनाकार के साथ साथ एक संरक्षक भी हैं। एक ऐसा पुल बना रहे हैं जिस पर चलकर आने वाली पीढ़ियां अपने अतीत को देख सकेंगी। और ये सब सिर्फ नाटक तक ही सीमित नहीं रहा। नहीं, उन्होंने तेरी सौ, हत्या, याद आली टिहरी जैसी गढ़वाली फिल्मों में अभिनय भी किया है। एक मिनट, इस सब पर एक पल रुकते हैं। ये सारा काम, इतना लेखन, निर्देशन, अभिनय, संरक्षण, और ये सब उन्होंने अपनी बैंकिंग की एक व्यस्त नौकरी के साथ साथ किया। हाँ, यही बात उन्हें असाधारण बनाती है। अविश्वसनीय है। एक तरफ बैंक के खाते, रोज की भागदौड़, घर की जिम्मेदारियां, और दूसरी तरफ कला के प्रति ऐसी अटूट साधना। दिन में नौकरी और रात में रंगमंच। हाँ, दिन में वो नौकरी करते थे और रात में गढ़वाली रंगमंच को जिंदा रखने के लिए जागते थे। ये जुनून के बिना मुमकिन ही नहीं है। ये बात ही अपने आप में एक पूरी कहानी है। ये दिखाता है कि कला उनके लिए कोई हॉबी नहीं थी। नहीं, वो उनकी सांसों की तरह थी, उनकी जिंदगी का मकसद थी। लेखक कहते हैं कि वो आज भी थके नहीं हैं। बिल्कुल, लेखक के शब्दों में हर नई कृति के साथ वे खुद भी नवीन हो जाते हैं। उनमें आज भी वही ऊर्जा, वही आग है जो शायद 30 साल पहले उस रिहर्सल में रही होगी। तो इस पूरी चर्चा को अगर समेटे तो नरेंद्र कठैत का लेख हमें बताता है कि कुलानंद घनशाला सिर्फ एक नाटककार, लेखक या निर्देशक नहीं है। नहीं, वो अपने आप में एक आंदोलन है। गढ़वाली रंगमंच के एक पथ प्रदर्शक, एक पूरी संस्था। और लेखक अंत में एक बहुत ही जरूरी और मार्मिक बात की ओर हमारा ध्यान खींचते हैं। क्या? वो कहते हैं कि घनशाला जी उन गिने चुने लोगों में से हैं जो नगर से महानगर की चकाचौंध की तरफ नहीं देखते, बल्कि अपनी जड़ों, अपने जनपदों की ओर श्रद्धा और प्रेम भाव से जुड़े रहते हैं। ये बहुत बड़ी बात है। हाँ, उन्होंने अपनी कला की प्रेरणा और ऊर्जा अपनी मिट्टी, अपने लोगों के बीच से ही हासिल की। ये एक बहुत बड़ा चुनाव है, एक बहुत बड़ी साधना है। बिल्कुल। और इसी बात से एक सवाल भी जुड़ा है। लेख में एक जगह कहा गया है कि घनशाला जी को सम्मान तो बहुत मिले, लेकिन उनका समग्र मूल्यांकन होना अभी बाकी है। और यही सवाल, ये चर्चा हमारे श्रोता के लिए भी छोड़ जाती है। हाँ। किसी क्षेत्रीय कला के ऐसे पुरोधा का जिसने अपनी पूरी जिंदगी एक भाषा और एक संस्कृति को समर्पित कर दी, उसका समग्र मूल्यांकन आखिर कैसे किया जाना चाहिए? क्या सिर्फ पुरस्कार और सम्मान काफी है, या फिर उनके काम के सामाजिक और सांस्कृतिक प्रभाव को भी समझने की जरूरत है? किसी भी समाज की सांस्कृतिक पहचान को जिंदा रखने के लिए कितना जरूरी है? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिन पर सोचना जरूरी है।